प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो फीमेल इनफर्टिलिटी का सीरीज चला रहे हैं उसका आगे का भाग देखेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अभी अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूं और फिर आप लोगों से बात करता हूं। तो फीमेल इनफर्टिलिटी लेके हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए, कौन कौन से पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए, इस पर हम आज लोग बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और जो भी चिकित्सा आप लोग करेंगे वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड शो के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप लोगों को इजी जाए समझने में। मैं जो बोल रहा हूँ उधर ध्यान दे सके और आप इन सब चीजों पे बात कर सके। तो गर्भ धारणा में जब अड़चनी आते हैं, मतलब प्रॉब्लम आते हैं, तो गर्भ धारणा न होने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे कारण बताए गए हैं। और जो चरक शारीर स्थान में एक श्लोक है, वह सबसे फेमस श्लोक है। योनि प्रदोषान मनसो अभिघाता अभितापात शुक्राश्रेगाहार विहार दोषात अकाल योगात बल संशयात गर्भ चिरात विन्दति सप्रजापि। योनि योनि प्रदोषान मतलब योनि दोष प्रदोषात, योनि के बहुत सारी बीमारियां होना। मनसो अभितापात, मन का अभिताप होना। शुक्रा अश्रिगाहार मतलब शुक्र और अश्रुक का आहार और विहार गलत होना, मतलब ब्लड की बीमारियां, जैसे कि हमने टॉर्च पॉजिटिव इन्फेक्शन वगैरह देखा था। और शुक्र की बीमारियां, उसके लिए आहार और विहार गलत होना। और अकाल योगात, अकाल में जो भी काम किया जाता है वो। और बल संशयात, बल का क्षय होना। गर्भ चिरात विन्दति सप्रजापि, सप्रजा मतलब वो संतान देने योग्य है लेकिन उसको प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। तो योनि में रचनात्मक या क्रियात्मक अगर दोष रहते हैं, या मानसिक क्षोभ होता है, या शुक्राणु या बीज में, स्त्री बीज में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो योग्य और प्रकृति अनुरूप अगर आहार और आचरण न होने की वजह से, या फिर ऋतु काल जो है ओवल्यूशन के टाइम पे अगर समागम नहीं हुआ है, उसके अलग टाइम पे समागम हुआ है, या किसी रोग के वजह से या कोई और कारणों की वजह से स्त्री और पुरुष की जो शक्ति है वह कम पड़ गई है, तो गर्भ जल्दी नहीं रह पाता है। यह श्लोक का अर्थ है। तो पहले हमने देखा है कि योनि शब्द जब हम बोलते हैं तो योनि में, आयुर्वेद में योनि शब्द मतलब होता है गर्भाशय का मुख, जो हम, आप स्क्रीन पे देखिए सर्विक्स, इसको योनि मुख बोलते हैं। और गर्भाशय त्रायवर्ता योनि है, शंख नाभाकृति ऐसे बोला गया है। तो इसमें हम योनि बोलेंगे, वजाइना का एरिया, सर्विक्स का एरिया और पूरा गर्भाशय, इन सबको हम योनि शब्द में आयुर्वेद में बोलते हैं। तो जब योनि प्रदोषात जो बोलते हैं, जैसे मतलब वजाइना की बीमारियां, सर्विक्स की बीमारियां या पूरा यूट्रस की बीमारियां, उसमें फेलोपियन ट्यूब भी आ गया, ओवा भी, ओवम भी आ गया, सब आ गया। तो योनि संकुचित होना, सूचीमुखी योनि व्यापत, यह भी हो सकता है। छोटी होना, स्मॉल वजाइना, या योनि पटल में हाइमेन छेद का अभाव होना, वह भी हो सकता है। या फिर गर्भाशय मुख जो है, सर्विक्स है, वो बहुत छोटा होना, संकुचित होना। या गर्भाशय की स्थिति विकृत होना, जो हम लोग बोलते हैं एंटीवर्टेड होना। नॉर्मली रेट्रोवर्टेड होना चाहिए, रेट्रोग्रेडेड होना चाहिए, तो एंटीवर्टेड होना, उल्टा साइड में होना। या बीज कोश वाहिनी में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना, या फिर फाइब्रॉइड्स होना, या एडिनोमायोसिस होना, या एंडोमेट्रियोसिस होना, कुछ ना कुछ विकृति होना, इंफ्लेमेशन होना। या फिर ओवल्यूशन टाइम पे ना होना, फॉलिकुलर मैच्योर ना होना टाइम पे। या फिर ये बहुत सारी क्रियात्मक विकृतियां आती है जिसकी वजह से गर्भधारणा नहीं होती है। और इसके अतिरिक्त शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ गया और योनि में अतिरिक्त उष्णता तैयार हो गई ज्यादा, तो जब समागम का टाइम होता है, इंटरकोर्स का टाइम होता है, तो शुक्राणु जो है वो स्पर्म सीमेन जो रहता है वो सौम्य और शीत गुण के होते हैं। तो जब योनि में बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ गया, मतलब वो बहुत ज्यादा उष्ण हो गया, तो वहां पे लगे तुरंत ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और गर्भधारणा तुरंत नहीं हो पाती है। या कभी कभी अज्ञान की वजह से स्त्री को मैथुन कर्म का डर लगता है, फोबिया रहता है, या मैथुन कर्म सहन नहीं हो पाता है, तो गर्भ रहने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। या पुरुष शरीर में शुक्राणु तैयार ना होना, अजोस्पर्मिया होना, या अस्पर्मिया होना, या अजोस्पर्मिया लो काउंट होना, या फिर ओलिगोस्पर्मिया होना, या फिर मोटिलिटी कम होना, शुक्राणु अल्प होना, विकृत होना,
मैथुन अक्षमता, मैथुन करने में तकलीफदायक होना, या शुक्र वाहिनी में कोई ना कोई रुकावट है, जो इजैकुलेटरी ड्रग्स डक्ट्स है, या फिर जो सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होना, या फिर मैथुन कर्म की भीति, डर जो रहता है पुरुषों में वह होना। ये पुरुषों के और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गर्भधारणा नहीं होती है। या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, इरेक्शन का प्रॉब्लम होना, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। या फिर सेक्स फटीग होना, वो करते टाइम थक जाता है, ये भी हो सकता है। तो इनका तुरंत अगर हम डायग्नोसिस कर लें तो जल्दी से जल्दी इलाज होना बहुत जरूरी है, तभी गर्भधारणा जल्दी से हो सकती है। योग्य का मतलब यह है कि अच्छा और परफेक्ट पिन पॉइंटेड चिकित्सा होना चाहिए, कि कोई दुष्परिणाम ना हो। स्त्री के शरीर में अगर देखें तो उष्णता नहीं ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा है, वेट ज्यादा है, तो वो भी ये ओवुलेशन होने में तकलीफ देता है। कहीं ना कहीं आर्तव स्त्रोतस की दुष्टि होती है, उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए पूरे जो आयुष्य है उसमें हमें भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जो तज्ञ एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही सब चीज होना चाहिए। दूसरा है कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये जो है एक्सिस अगर बिगड़ गया है तो, या फिर इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये अगर गलत तरीके से कम ज्यादा अगर हो रहा है, या एएमएच, एंटी मलेरियन हार्मोन कम हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में स्त्री का जो मासिक आता है, महीना आता है, उसका बहुत ज्यादा डीप में अभ्यास किया गया है। और मासिक पारी जो रहती है या मेंसेस जो रहता है, उसको ऋतुकाल, उसका 3 दिन जो रहता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और उसके लिए कुछ रजस वाला परिचर्या बताई गई है। उसमें जो रक्तस्राव होता है, तो स्त्री का शरीर जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, संवेदनशील हुआ रहता है। तो उस टाइम पे शारीरिक तान तनाव जो रहता है, शारीरिक या मानसिक जो प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, उससे दूर रहना चाहिए। उसमें वायु का प्रकोपक कोई भी चीजें का आहार विहार में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जो टीवी में ऐड आता है ना कि आप सैनिटरी पैड लेके और खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं, वो आयुर्वेद इसको मान्यता नहीं देता है। आयुर्वेद बोलते हैं उस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरीर से सब निकल रहा है, रेस्ट करना सबसे जरूरी है। या ज्यादा वजन उठाना, हैवी वेट उठाना, वो वर्ज्य बोला है। ज्यादा ट्रैवलिंग करना, उछल कूद करना, बहुत मेहनत के काम करना, या बहुत ज्यादा भीड़ है जहाँ पे सफोकेशन हो रहा है भीड़ भाड़ के इलाके में, वहां नहीं जाना है। रात्रि जागरण नहीं करना है उस टाइम पे। अगर लड़कियां मेंसेस के टाइम पे अगर इंस्टाग्राम और रील्स बना के रील्स देख रहे हैं रात रात भर, तो ये गलत है। दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं। और आयुर्वेद में बोला है कि नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। स्नान वगैरह तो बोला है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से अलग तरह से रखने को बोला है। उन सब का साइंटिफिक महत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्नान नहीं करना है तो शरीर की स्वच्छता नहीं रखना है। इसका मतलब ये है कि सिर पर से स्नान नहीं करना है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेके स्नान नहीं करना है। शरीर की स्वच्छता रखने के लिए जितना जरूरी है उतना करना है। अगर बड़े बड़े बाल हैं और बहुत ज्यादा पानी डाल के स्नान कर रहे हैं, तो वो उसी लिए बोल रहा है। या फिर बहुत देर तक शॉवर के नीचे बैठे हैं, या फिर टब में बात कर रहे हैं, या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं बोला है। आयुर्वेद इसको मान्यता नहीं देता है। टब में बैठे हैं पानी में बहुत देर तक, ठंडा पानी में बैठे हैं, इसका मतलब कोई भी शब्द है ना, उसका अर्थ क्या लगाया जा रहा है, उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है, कि हमारे आचार्य कहना क्या चाहते हैं। अर्थ का अनर्थ लेके कि वो लोगों ने कहा नहाओ मत, अछूत हो, आप दूर रहो, उनका छुआ खाना नहीं है, उनका बर्तन नहीं है, ये सब नहीं है। यहाँ पे रक्षा करने के लिए बोला गया है कि स्त्री शरीर का रक्षा होना चाहिए, क्योंकि वो प्रजनन करने के लिए स्त्री शरीर एकदम तैयार हो रही है। तो जो कचरा है, जो वेस्ट है, रज प्रवृत्ति के रूप में वो कचरा निकल रहा है, उसके बाद जो शरीर में कफ काल शुरू होगा, ओवुलेशन होगा, उस टाइम पे वो शरीर एकदम तैयार होगा। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से मन को उत्तेजित करने वाले टीवी में हॉरर मूवी देख रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा डरावनी चीजें देख रहे हैं, मतलब जो मन को तकलीफ दे रही है, या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स वाले चीजें देख रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए।
जिससे मन को, अब स्त्री शरीर और स्त्री का मन जो होता है वो कोमल होता है, उनको इतना चीज जो है, टफ चीजें वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसी तरह से कुटुंब में, परिवार में अगर रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा जो है, जब मेंसेस आया है तो बिल्कुल में ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले के जमाने में अलग रखा जाता था, उनको रक्षा किया जाता था, उनको पूजा जाता था कि आपको अलग रहना है। कोई भी वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े का वातावरण है, वहां से दूर रखना है। और खाना जो खाना है वह हमेशा हल्का और सात्विक होना चाहिए जब रजस वाला परिचर्या कर रहे हैं तो। और पेट साफ अच्छे से हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, अपान वायु जो है वो अच्छे से निकले, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी मेंसेस आता है तो पहले जो 3 दिन है उसमें अच्छी अच्छी बातों को सोचना है और मनन करना है और मेडिटेशन वगैरह करना है। मतलब शरीर का जो मन है और शरीर है, इसको रेस्ट देना है, कोई भी मेंटल प्रेशर वगैरह नहीं लेने देना है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अ, ऐसा देखा जाए तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा एनर्जी जो है स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, अधोगामी हो जाती है। इसीलिए जो निगेटिविटी रहती है वो ज्यादा रहती है अधोगामी, क्योंकि उसमें निगेटिव चीजें रहती है, शरीर से सब, शरीर का कोई भाग निकल रहा है, एनर्जी लेवल लो रहता है। इसीलिए पहले ऐसा बोला जाता था कि मंदिर में न जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अछूत हो गए, वो तो माता है, वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन उस टाइम पे मंदिर में नहीं जाना है। अन्न पानी वगैरह जो है, जहाँ पे उच्च स्त्रोत्र का वस्तु है, उधर नहीं जाना है, ताकि उसका परिणाम बॉडी पे ना पड़े। क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की इतनी दिव्य मूर्ति रहती है, तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसीलिए वहां पे मत वर्ज्य बोला था। इसी तरह से रक्तस्राव जब हो रहा है तो उस टाइम पे मैथुन नहीं करना है। लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर करें तो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, मतलब उस टाइम पे वो सेफ पीरियड रहता है प्रेगनेंसी के हिसाब से। लेकिन आयुर्वेद इसको मना करता है। और धर्म शास्त्रों में भी बोला गया है कि अगर रजस वाला टाइम है और उस टाइम पे मैथुन किया गया तो नरक गामिनी होती है, मतलब वो खुद भी नरक जाती है और पति को भी नरक के ले जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे समागम नहीं होना चाहिए। और जब ये पूरा हो जाता है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो स्त्री को सिर पर से स्नान करके पूरा शरीर को अच्छे से साफ करके और अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना है। और उसके बाद में ओवल्यूशन का जो टाइम है हर स्त्री का अलग होता है, किसी का 9 to 14 days का जो टाइम रहता है उस टाइम पे मैथुन कर सकते हैं, किसी को 7वें दिन में ही हो जाता है। जैसा जो पीरियड है, जो टाइम है, उस हिसाब से वो समागम करना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर ये चीजें नहीं किया जाए, जो बोला है अकाल योगात, अकाल योग में अगर मैथुन किया जाए जब ओवल्यूशन नहीं हुआ है, और उस टाइम पे अगर किया जाए तो फिर गर्भ धारणा नहीं होती है। उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला बात है। इसी तरह से अगर स्त्री अगर ये चीजें अच्छे से फॉलो करती है तो फिर जो बच्चा होगा वह भी अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा। क्योंकि स्त्री का जो आरोग्य है, स्त्री का शरीर में जो हॉर्मोन्स है वो संतुलित रहा, और स्त्री का जो फेमिनिटी है, स्त्रीत्व है, वो अगर टिका हुआ रहा, तो आगे वह जो अपने संतान को देने वाली है। अब देखिए, बच्चे का जो हड्डी है वो किससे बनता है, अस्थियां कैसे बनती है, माता के शरीर से ही अस्थि बनती है। अगर माता के शरीर में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो बच्चे को वो कुपोषित रहेगा। अगर माता का शरीर में जो भी तत्व है, वो मातृज भाव अगर कमजोर है, तो वो बच्चे में उतना नहीं जा पाएंगे। इसलिए अच्छा खाना पीना और मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। अगर ये सब नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा शरीर में ये रहता है। और दूसरा क्या है कि इनफर्टिलिटी का कारण ये भी रहता है कि बाहर नौकरी पे जाना। और इसीलिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि 6 महीने मैटरनिटी लीव कंपलसरी किया है। पहले ये सब नहीं था, मैटरनिटी लीव न लेके लोग जाते थे, काम पे जाते थे, और उस टाइम पे या तो इनफर्टिलिटी रहता था, होता ही नहीं था, कंसीव ही नहीं कर पाते थे, या कंसीव करने के बाद वो टिका नहीं रहता था, हैबिचुअल एबॉर्शन, थ्रेटन एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन ऐसे हो जाता था। तो जो मानसिक तान तनाव वाला जो काम है, नौकरी, यह भी एक फैक्टर है। या फिर लेट मैरिजेस होना, करियर ओरिएंटेड बहुत रहना, लेट मैरिज जो किया जाता है या बच्चा बाद में किया जाएगा उस पर ध्यान न देना, अर्ली मैरिज होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि 21 ईयर्स का जो वोट देने का भी अधिकार है ना, कि 21 साल का जो पुरुष है वो वोट दे सकता है और 18 साल की लड़की वोट दे सकती है।
तो शादी के लिए 21 साल के उम्र में और 18 साल की लड़की, पुरुष 21 साल और लड़की 18 साल में शादी के योग्य रहते हैं, परिपक्व रहते हैं। तो जितना जल्दी हो जाए उतना गर्भ धारणा हो वह ज्यादा अच्छा रहता है। 30 35 40 साल के बाद अगर गर्भ धारणा के लिए कर रहे हैं तो वहां पे रस और रक्त का जो पोषण है वह कम होने लगता है, वहां पे वार्धक्य आने लगता है, मतलब जो यूट्रस है वो ड्राई होने लगता है, उतना अच्छे से नरिशमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें फिर इनफर्टिलिटी के चीजें बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है कि कभी कभी अज्ञानद्वा, अज्ञान की वजह से, प्रमादद्वा, प्रमाद की वजह से, लोभाद्वा, लोभ की वजह से, या देवतश्चश्वा, देव की वजह से, तक चेत कुर्यात निषिद्धान्य गर्भो दोषात तदाप्नुयात्। मतलब क्या होता है कि अगर रजस वाला स्त्री ने अज्ञान की वजह से, गलती की वजह से या लोभ की वजह से कुछ ऐसा कृत्य किया, तो उसका प्रायश्चित के रूप में गर्भ को वो सब चीज सहन करना पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी भी होती है और बाद में बच्चा भी अच्छा नहीं हो पाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऋतुकाल में जो रहते हैं, अगर स्त्री जो है ऋतुकाल, अब ये मैं रजस वाला टाइम नहीं बोल रहा हूँ, ऋतुकाल बोल रहा हूँ। तो ऋतुकाल जब रहता है, जब मतलब आगे का फेज रहता है, जब ओवा बनने लगता है, उस टाइम पे अगर कोई भी लड़की है वो अगर रोएगी बहुत ज्यादा और फिर समागम हुआ, तो समागम के बाद जो बच्चा होगा तो उसके आंखों में विकृति आएगा, या फिर पूरे 9 महीने अगर वो रोती रही तो आंखों की विकृति आती है। अगर दिन में सोए तो बच्चा भी नींद सोने वाला ही होगा, लेजी होगा। नाखून अगर काट दिया तो बच्चे के भी नाखून खराब रहेंगे, ऐसा बताया गया है। ले पर स्नान किया, सिर पर से बहुत ज्यादा ठंडा पानी से स्नान किया, तो गर्भ हमेशा मेंटली बहुत वीक रहेगा। जल्दी जल्दी में कोई भी काम किया तो बच्चा भी वैसा चंचल मन का रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, एडीएचडी का बच्चा रहेगा। तो एडीएचडी के बच्चे जो रहते हैं ना, उसमें आप हेतु देखेंगे तो माता का स्वभाव बहुत चंचल था, मन स्थिर नहीं रहता। इसी तरह से अगर बहुत जोर से आवाज सुन रहे हैं ऋतुकाल में या रजस वाला कार्य में, तो बच्चा बहरा हो सकता है। बहुत ज्यादा में हलचल किया है तो उसका इफेक्ट आएगा। बहुत ज्यादा हंसेंगे तो दांत, होंठ, जीभ, इसमें कुछ ना कुछ काला रंग आ जाएगा, बात का प्रकोप होता है। बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ किया तो बच्चे भी बहुत ज्यादा इरेलेवेंट टॉकिंग करने वाले होंगे। बहुत मेहनत किया तो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, मतलब पागल, या फिर उसका दिमाग शांत नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और जमीन खोदने का काम किया तो बच्चे का भी शरीर जो है वो वीक रहेगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। गर्भोपघातकर भाव, ऐसा बताया गया है। तो इसीलिए मेंसेस का जो टाइमिंग है उसको जरूर फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है इनफर्टिलिटी का कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसेस लेट आ रहे हैं, डिलेड मेंसेस, या फिर कम टाइम के लिए आ रहा है, स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, या तो इसको हम रजस क्षय बोलते हैं। इसमें रक्तस्राव न होने के साथ में या अटक अटक के आता है और क्लॉट्स आते हैं और बहुत ज्यादा डिसमेनोरिया होता है, बहुत ज्यादा मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, पेनफुल मेंसेस, है ना, और गांठी भी निकलता है। और उसमें हम लोग देखें तो रात्रि जागरण, रुक्ष चीजों का आहार का सेवन करना, वेग धारण करना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, और पेन किलर दवाइयां खा खा के, जैसे कि कॉम्बिफ्लेम या कोई ऐसे लेके शरीर को कैसे भी टिकाए रखना, ऐसा जब किया जाता है तो फिर वो इनफर्टिलिटी का कारण होता है। रजस्वला जो रहता है उसमें ज्यादातर डिसमेनोरिया जब होता है तो कमर दर्द होना, नितंब में दर्द होना, बाल गिरना, हेयर फॉल की सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह से पूरे बॉडी में हीट बढ़ गया है, ऐसा भी सिम्टम्स आने लगता है। और त्वचा जो है वो सूखने लगती है, मतलब ड्राई होने लगती है बहुत ज्यादा। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा मेंसेस इरेगुलर हो रहा है तो हेयर फॉल होना, या फिर पीसीओडी होना, फाइब्रॉइड होना, ऐसे होने लगते हैं। तो अब इसको हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से इनफर्टिलिटी के कारण हमारे आयुर्वेद में क्या बताया, उपप्लुता योनि व्यापत। योनि व्यापत में एक टाइप है उपप्लुता, उसका क्या बताया चरक चिकित्सा स्थान में, पांडुम सतोदम आस्त्रावम श्वेतम स्रवती वा कफम, कफ माता में व्याप्ता सा स्यात् योनि उपप्लुता। मतलब अगर योनि से बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, चिपका चिपका व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और इसमें स्त्राव होते टाइम पे बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, जैसे सुई चुभ हो रहे हैं ऐसे वेदना हो रही है,
और उसमें कफ और वायु का दोष बिगड़ा होने की वजह से उपप्लुता योनि व्यापत होता है। ऐसे योनि व्यापत जो है वह इनफर्टाइल रहते हैं, मतलब उस टाइम पे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से बताया परिप्लुता योनि व्यापत। परिप्लुता योनि व्यापत में क्या बोला है, शूना स्पर्शा अशमा सारथी नील पित्तम अस्त्रिक स्रवेत श्रोणिम वंक्षण कृष्णार्थी ज्वरताया परिप्लुता। मतलब योनि भाग में सूजन रहती है और स्पर्श सहन नहीं होता है, और जो स्त्राव होता है वो पीले रंग का होता है, उसमें पित्त और वायु बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, और कमर में और पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, उसी तरह से पित्त और वायु का प्रकोप से परिप्लुता योनि व्यापत होता है, उसमें भी गर्भ धारणा नहीं होती है। इसी तरह से शुष्का योनि व्यापत बोला है, ड्राई, पूरा ड्राई वजाइना, उसमें बोला है वैवाय काले रुंधत्या वेगात प्रकोपितो नीलाह कुर्यात विड़ मूत्र संगारती शोषम योनि मुखस्य च। मतलब वहां पे मल मूत्र का वेग अगर रोक दिया, मतलब मैथुन का समय और मल मूत्र का वेग रोका है, या ऐसे भी वेगों का अवरोध कर किया जा रहा है, रुक्ष आहार विहार किया जा रहा है, तो या फिर आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा मात्रा में खिलाया जाता है, हॉर्मोन्स खिलाए जाते हैं, उसके वजह से योनि योनि जो है वो वायु की वजह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो उस टाइम पे जब भी वो ये करते हैं, मैथुन करते हैं, तो डिस्पेरोनिया मतलब पेनफुल इंटरकोर्स ऐसा होता है, और वह भी गर्भ धारणा न होने का एक कारण हो सकता है। इसी तरह से एक होता है वामनी योनि व्यापत। वामनी योनि व्यापत में क्या बोला है, शुक्रम गर्भाशय गतम निरुजम सरुजम निरुजम वापी या सर्वे सतु वामिनी। मतलब बहुत बार वात और पित्त की विकृति होती है, तो समागम के बाद योनि में वह योनि उस शुक्र को, हस्बैंड के शुक्र को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो बाहर फेंक देती है, तो इस तरह से उल्टी हो जाती है। वैसे योनि जो है वो शुक्र को बाहर निकाल देती है, और कभी कभी वो निकलते टाइम वेदना भी होती है, स्त्री को पता चलता है कि शुक्र निकल रहा है। कभी कभी वो 5 दिन या 7 दिन में भी निकाल देती है, कभी एक दिन में निकालती है, कभी तुरंत निकाल देती है। तो ये वामनी योनि व्यापत है, यह भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। तो इसके लिए चिकित्सा जो है, बंधत्व की चिकित्सा है, वह हमें करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि हमें जब चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें अच्छा सा डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, अच्छा योग्य औषधोपचार होना चाहिए, उत्तर बस्ती, योनि पीचू, योनि शुद्धि करना, जैसे उपप्लुता योनि व्यापत वगैरह है तो योनि का प्रक्षालन करना, ये सब करना बहुत जरूरी होता है, योनि दूपन करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि हॉर्मोन्स कितने इम्बैलेंस है, मॉडर्न साइंस का भी सहायता लेना है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, एंटीमुलेरियन हार्मोन हो गया, उसका प्रमाण कितना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कितना है, वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से एक कारण होता है वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना। आजकल क्या हो गया है कि नेचुरोपैथी साइंस ने ऐसा बोल दिया है कि हाई प्रोटीन सुबह सुबह नाश्ता में खाना चाहिए, इसलिए आप लोग ना स्प्राउटेड चीजें खाओ, जितना स्प्राउटेड खाओगे और ग्रीन लिफी वेजिटेबल खाओगे उतना कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ होगा। लेकिन यह आयुर्वेद के हिसाब से गलत है। जो भी आप ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में खाएंगे, सूखे धान्य स्प्राउटेड चीजें, अंकुरित हुए जो पदार्थ हैं वो ज्यादा खाएंगे, तो उससे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बनते हैं जो वात वृद्धि करता है और गर्भाशय को सुखाता है, ड्राई करता है, क्योंकि वहां पे अपान का क्षेत्र विकृत हुआ रहता है। तो इसीलिए वातवर्धक आहार विहार, रात्रि जागरण करना, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, स्ट्रेस लेना, फिर बहुत ज्यादा कभी भी अध्यशन करना, मतलब कभी भी खाना खा रहे हैं, भूख नहीं है तब भी खाना खा रहे हैं, टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं, यह भी वायु का प्रकोप करता है। इसी तरह से शोक में, भय में रहना, हमेशा डिप्रेशन मूड में रहना, निगेटिव थॉट्स करना और भय में रहना, मानसिक तान तनाव जो है वो बहुत ज्यादा रहना, कोई भी बात मन सामने आ गई उसको वही बात सोचते रहना, चिंत्या तति चिंतना, यह सब रस दुष्टि भी करता है और वात की वृद्धि भी करता है। इसी तरह से अगर क्षय रोग हो गया है, टीबी हो गया है, किसी भी वजह से टीबी हो गया है, या फिर एचबी लेवल बहुत कम है, मतलब एनीमिया है, पांडु रोग है, और उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो वह भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। बार बार गर्भपात होना, यह भी कारण होता है कि वायु का प्रकोप होता है। या फिर डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से क्या गलत है वो मैं बता रहा हूँ। जब एक बार एबॉर्शन हो गया तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि डीएनसी करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग करते हैं, कि गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम में बचा कुछ है ना उसको साफ कर दो, बच्चेदानी की सफाई करके, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आप हॉर्मोन्स का और कर दो। ये जो है ये आयुर्वेद को मान्य नहीं है। क्यूरेटिंग और डायलिटेशन मल्टीपल टाइम्स अगर होगा
तो वो वात की वृद्धि करता है और गर्भ धारणा नहीं हो पाती है। हॉर्मोन्स देना ही चिकित्सा नहीं होती है, वहां पे हमें बस्ती करना पड़ता है, घृतपान कराना पड़ता है और स्नेहन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक कारण है। कभी कभी योनि मार्ग में जो इन्फेक्शन होता है, टॉर्च पॉजिटिव होना, वो धीरे धीरे पसर के फैल के पूरा फेलोपियन ट्यूब तक पूरा इन्फेक्शन चला जाता है। या फिर बार्थोलिन ग्लैंड का इन्फेक्शन होना, या फिर नेबोथियन सिस्ट होना, या बार्थोलिन सिस्ट होना। ये सिस्ट का प्रॉब्लम जो है ना आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। या फिर यूटीआई, मल्टीपल टाइम यूटीआई होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, वहां पे क्लीनलीनेस नहीं रहता है और उससे इन्फेक्शन होता है बार बार, वो भी कारण हो सकता है। या पीसीओडी होना, पीसीओडी भी होने की वजह से गर्भधारणा नहीं होती है। या ओवुलेशन टाइम पे न होना, फॉलिकुलर, जो ये स्टडी में हमें पता चलता है कि फॉलिकल्स बन ही नहीं रहे, या एग रप्चर ही नहीं हो रहा है, यह भी गर्भधारण। या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, वो जो है ईटी लेवल जो है वो कम होना, यह भी गर्भधारणा नहीं होने का होता है। तो ईटी लेवल कम होता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रस व स्रोतस में दृष्टि है, रक्त व स्रोतस में दृष्टि है, आर्तव पूरी तरह से बन नहीं रहा है, आर्तव जनन कार्य भी नहीं हो रहा है। या कभी कभी थायराइड का जो इम्बैलेंस होता है वह भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। या पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, हाई बीपी है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, फाइब्रॉइड्स हो गए हैं बहुत ज्यादा, या फिर एज ज्यादा हो गया है, मतलब जो अनओव्युलेटरी साइकिल हो रहा है। ये बहुत सारे कारण होते हैं जिससे इनफर्टिलिटी होता है। अभी आप लोग कुछ बोले फिर मैं बोलता हूँ। डॉक्टर कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? प्रणाम सर। जी बोलिए मैम। बहुत अच्छे बता रहे थे सर आप। बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट दिखने में आते हैं। पीसीओडी तो बहुत ही कॉमन है। सर्विसाइटिस दिखता है, नेबोथियन सिस्ट दिखती है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज भी दिखता है, और ओवेरियन सिस्ट भी दिखती है। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स दिखते हैं, जैसे चॉकलेट सिस्ट हो गई है, एक नॉर्मल सिस्ट है, पानी की बुलबुले वाली, जैसे वैसे भी सिस्ट दिखती है। बहुत बार यूटेराइन साइज स्मॉल दिखती है। और बहुत बार मतलब उसमें सेप्टम दिखता है बहुत बार, कि दोनों यूट्रस को एक सेप्टम ने डिवाइड करके रखा है, ऐसे दिखता है। मैंने एक पेशेंट देखी थी, मैं जो जस्ट पास आउट हुई थी तब, एक गायने के पास जाके प्रैक्टिस करती थी। तो वहां पे एक 18-19 साल की लड़की आई थी, तो उसका सर्जरी हुआ था। उसे वजाइना, मतलब वजाइना तो था, पर वहां पे जो ओपनिंग होना चाहिए प्रॉपर, तो वो पूरा ऐसे ओपन नहीं था शायद। तो उसको वो पार्शियली कुछ ओपन होगा, तो उसको उन्होंने मतलब उसकी साइज को इंक्रीज किया था। तो ऐसे भी पेशेंट दिखते हैं सर। और हमारी एक्चुअली आयुर्वेद में जो भी योनि व्यापक बताया गया है, अगर उसको हम सच में अभी के ये जो भी न्यू डिसीज बोलेंगे, तो न्यू डिसीज भी नहीं एक्चुअली, हम तो आयुर्वेद के हिसाब से अनुक्त व्याधियों में डाल के हम उसको ट्रीट करते हैं। पर ऐसे दिखते हैं सर, जो हमारे आचार्यों ने बिल्कुल बोल के रखा है पुराना, कि मतलब उन्होंने कैसे देखा था उनको ही पता। मतलब उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, शायद उन्होंने बिल्कुल इतना अच्छा क्लासिफिकेशन करके रखा है उसका। बिल्कुल ऐसे पेशेंट दिखते हैं सर। और मैंने ऐसा भी देखे हैं पेशेंट की, जिनको हमें रिपोर्ट के हिसाब से देखे, जैसे उनको एच बी एच जी एस, सॉरी, एच एस ग्राफी करने के बाद भी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज नहीं है, या फिर उनको पीसीओडी नहीं है, या फिर कोई भी तकलीफ नहीं है। मतलब वो ऐसे बोला जाता है उनको कि नहीं, आईवीएफ करा लो, अभी कुछ नहीं हो रहा है। उनके सीमेन एनालिसिस भी अच्छा है, उनके हस्बैंड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो बोला जाता है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको जब होना है बच्चा तब हो जाएगा, या फिर आईवीएफ करा लो, ज्यादा घाई हो गई है तो मतलब यहाँ पे फिर हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं, तो बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि वहां पे स्त्री की योनि में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, मतलब उसका गर्भाशय इतना गर्म हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है हमारे इसमें, कि जैसे चिकन पॉक्स हो गया, या फिर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इस कोई भी वायरस टाइप बीमारी जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो इस टाइप की अगर फीमेल को, अगर वो पास्ट हिस्ट्री में बीमारी है, तो उसकी गर्भाशय में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि संभोग होने के बाद वो जो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ओवम और स्पर्म का,
वो होता नहीं है, या फिर होने के बाद हो सकता है कि वो डेड हो जाता हो वहां पे। पर एलोपैथ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हमारे पास बिल्कुल ठोस सबूत के साथ हम, मतलब हमारी संहिता ही हमारी रेफरेंसेस है, तो हम उसको उनको बता सकते हैं कि ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ऐसे होता है, इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा है। और मैंने खुद भी ट्रीट किए ऐसे पेशेंट, तो हम अगर वो उष्णता को कम कर देते हैं तो इजीली कंसीव हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर। हाँ, अभी तक मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं। क्या चिकित्सा आयुर्वेद में बताएं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, और उसके बाद में आगे सत्रों में मैं और डीप में बताऊंगा चिकित्सा। अभी मैं ऊपर ऊपर से मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। तो गर्भ धारणे के लिए कभी भी शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। तो आकाश और वायु तत्व की शुद्धि मतलब वात दोष संतुलित करने वाला जो चिकित्सा है, वो सबसे अच्छा है बस्ती चिकित्सा, जो हमारा आकाश तत्व को अच्छा करता है और वायु तत्व को अच्छा करता है। वायु और जल की शुद्धि करना है तो हमें पित्त दोष को बैलेंस करना है, इसलिए विरेचन करना चिकित्सा सबसे अच्छा होता है। इस तरह से जल तत्व और पृथ्वी तत्व को अच्छा करना है तो हमें कफ दोष मतलब वमन करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे मैं फिर से बोलता हूँ ये चीजें, आकाश तत्व, आकाश महाभूत और वायु महाभूत को बैलेंस करना है तो हम बस्ती से कर सकते हैं। वायु और जल, इसको अगर हमें बैलेंस करना है पित्त दोष को तो विरेचन के द्वारा। जल और पृथ्वी मतलब कफ दोष को करना है तो हमें वमन। तो हर पेशेंट को पंचकर्म करके ही चिकित्सा करना चाहिए। जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आए, आपको कंपलसरी उनको पंचकर्म देना ही चाहिए। इसीलिए अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान में क्या बोला है, सर्वेषु च शुक्रार्तव दोषेषु स्त्री पुंसो स्नेहादि कर्मा भी विशेषेण च उत्तर बस्ती भी पुनः पुनः उपाचरित। मतलब सभी शुक्र और आर्तव की दृष्टि जब होती है, सभी जहां पर भी इनफर्टिलिटी है पुरुष में और स्त्री में, तो स्नेहादि कर्म करके उत्तर बस्ती आदि और नॉर्मल पंचकर्म से पुनः पुनः उपाचरित बार बार उपचार करना चाहिए। तो स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, वमन देना है, विरेचन देना है, बस्ती कर्म करना है, नस्य देना है, और बार बार उत्तर बस्ती देके हम इससे करने से फायदा होता है। पंच कर्म करने से शरीर की कैसे शुद्धि होती है, तो प्रत्येक को, सभी को शरीर की शुद्धि की जरूरत होगी ऐसा भी नहीं है। प्रकृति अनुरूप और असंतुलन के हिसाब से हमें त्रिदोष को संतुलन करने के लिए विरेचन और बस्ती ये भी करें, वमन ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन वमन जैसे पीसीओडी है कफ का है तो वमन अच्छा है, लेकिन अगर विरेचन और बस्ती भी कर दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। विरेचन का मतलब ये नहीं है कि केवल पेट साफ करना, बस्ती का मतलब ये नहीं कि एनीमा देना, ये बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से वनस्पति से सिद्ध किया हुआ घी हमें प्रकृति के हिसाब से, वय के हिसाब से, शरीर की शक्ति का विचार करके कम से कम 3 दिन तक लेके घृतपान करा के और तब हम अगर विरेचन दें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। शरीर को शरीर में जो अशुद्धि है उसको अच्छा से साफ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके लिए अभ्यंग होना चाहिए। फिर उसके बाद में बाह्य स्नेहन, बाष्प स्वेदन ये देना चाहिए। और शिरोधारा, क्योंकि माइंड पे भी काम करना है तो शिरोधारा होना चाहिए। और उसके बाद में शरीर की शुद्धि अगर हो जाती है, स्नेहन स्वेदन पूर्वक अगर विधि पूर्वक विरेचन होता है, बस्ती हो जाता है। उसी तरह से मेरुदंड जो है हमारा, स्पाइनल जो कॉर्ड है, वो जो मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी शुद्धि अगर अच्छी होगी, कुंडलिनी मसाज होना बहुत जरूरी होता है। और उसी तरह से गर्भाशय का ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर बस्ती दें, फल घृत दें, पुष्प धनवा रस दें, फिर धूप दें, तो वह बहुत ही अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से शास्त्रों में बोला है कि बीज दोष जो है, मतलब जो स्त्री बीज है उसकी शुद्धि, आर्तव की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में क्या बोला है, तो ये जो बताए देवदारवा, कार्पास मुलासव, ऐसी दवाइयां जो है गर्भाशय की शुद्धि करती हैं, मेंसेस को रेगुलेट अच्छा करती हैं। कुमारी आसव है, दशमूला रिष्ट है, वो गर्भाशय की शुद्धि करती है। देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, जीर्काद्य रिष्ट, कुमारी आसव, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इनका देना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह से बीज को वीर्यवान बनाना है। और जो आर्तव की दृष्टि है, 8 प्रकार की आर्तव दृष्टि है, 8 प्रकार का शुक्र दोष है, जो जिस तरह का हमें दिख रहा है डायग्नोसिस होके, कि जैसे फेन जैसा झाग निकल, झागदार आ रहा है, फेन जैसा आ रहा है, गांठी आ रही है, या क्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब किस तरह का मेंसेस आ रहा है, उस हिसाब से हम चिकित्सा देते हैं। उसके बाद में
हम लोग रसायन और शक्ति स्मृति ओजोवर्धक दवाइयां देते हैं। तो इससे स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कांतिवान हो जाता है, सर्व इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, मन प्रसन्न हो जाता है, और स्त्री और पुरुष में आकर्षण बढ़ता है। अट्रैक्शन जो होता है, एक अब को भी, क्योंकि समागम करना है, मैथुन करना है, तो एक दूसरे के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है, आकर्षण होना जरूरी है। अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो आकर्षण होने के लिए शरीर का शुद्धि होना जरूरी है। और पंचकर्म करने से, नशे लेने से, इन सब से क्या होता है कि मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, मन आह्लादित हो जाता है। तो अपने जो पार्टनर है, स्त्री है, वाइफ है, उनके लिए बहुत प्यार जाग जाता है, और स्त्री को भी पुरुष के लिए बहुत प्यार जाग जाता है। तो ये फिर जो है वो मतलब फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से बीज की ताकत बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में शक्तिवर्धक और ओजोवर्धक बहुत सारी दवाइयां दी हैं, जो वृक्ष दवाइयां हैं। पूरा वाजीकरण तंत्र है, वो वृक्ष है, वो स्त्री को भी देना है, पुरुष को भी देना है। इसलिए हमारे सर बोलते हैं कि वृक्ष योग स्त्री को भी दो, पुरुष को भी दो। वृक्ष योग में क्या देते हैं, तो अश्वगंधा, शतावरी, शुंठी, कपिकच्छु, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो वृक्ष हैं। और सर के फॉर्मूला बुक में देखिए वृक्ष योग बताया, वो देना चाहिए। उसी तरह से अपान वायु की दुष्टि है कि नहीं, वेग अवरोध की हिस्ट्री है, तो वहां पे बस्ती देना बहुत जरूरी होता है। और शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए हम लोग वृक्ष दवाइयों के साथ में आहार में दूध, मक्खन, घी, मिश्री, काला मनुका, खजूर, अंजीर, बादाम और खसखस, ये सब जो दवाइयां देते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं, वो शुक्र धातु तक जाके और शुक्र को बढ़ाता है। और उस टाइम पे ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र बढ़ा रहे हैं और वो निकाल रहे हैं, तो फिर बढ़ा रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, तो शुक्र का क्षय ज्यादा होगा, मास्टरबेशन होगा। हम वृक्ष दवाइयां दे रहे हैं और वो पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, एडल्ट वीडियोस देखे शुक्र 3 3 4 4 10 10 बार निकाल रहे हैं, तो फिर वो इनफर्टिलिटी ही रहेगी, वो फिर सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह से दूध जो है, वह शास्त्र बोलते हैं कि सद्य शुक्र क्रम पया। दूध जो है वो धातुवर्धक भी है, सप्त धातुवर्धक है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, तारुण्यवर्धक है, शरीर को मजबूत करने वाला है। सद्य शुक्र करा पया, तो शुक्र धातु को तुरंत निर्माण, खले कपोत न्याय से, जैसे चिड़िया होती है, ऊपर से आती है और जो भी उसका खाने का दाना है वो उठा के लेके जाती है, वैसे दूध पीने से तुरंत ही शुक्र बढ़ जाता है। तो धातु पोषण और शक्तिवर्धन के लिए हम लोग शतावरी कल पुरुष को भी देते हैं, स्त्री को भी देते हैं। इसी तरह से बादाम रात को 3 4 भिगो के रखे और वो खाने को दें। इसी तरह से पंचामृत जो रहता है, भगवान विष्णु को हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें मधु होता है, दही होता है, दूध होता है, घी होता है, और मिश्री होता है, या गुड़ होता है। वो पंचामृत अगर खाने को दें, स्त्री और पुरुष को दोनों टाइम, दोनों को केसर डाल के दें, तो पंचामृत जो है वो अमृत के समान समान गुणकारी होता है, शरीर शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि, स्मृति, मेधा, कांति को बढ़ाता है, और शुक्र को बढ़ाता है। स्त्री शुक्र और पुरुष शुक्र दोनों को वो बढ़ाता है। और क्योंकि शुक्र का काम है नया चीज का उत्पत्ति करना, तो यहाँ पे तो संतान देना है, संतान बनाना है, तो इसलिए दोनों को पंचामृत देना बहुत जरूरी है। रात में खाना अगर दे तो हल्का खाना दे, और घी डाल के खाना दे, शुद्ध सात्विक खाना दे। और खाना जो है वो केवल टेस्ट के हिसाब से नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, पिज्जा और मैगी और ये चीज नहीं देना है। जो एक चीज होता है, भगवत गीता में भगवान ने बोला है, एक चीज होता है श्रेय और एक होता है प्रिय। मतलब कुछ चीज है, जैसे सुबह हमको लेट तक सोना प्रिय होता है, लेकिन वो श्रेय नहीं होता, मतलब अच्छी चीज नहीं होती है। श्रेय में कष्ट करना, सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा नहीं लगता सुबह उठना। तो लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य है वही हमें करना चाहिए, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई हैं जो इनफर्टिलिटी को ठीक करती हैं। मतलब स्त्री को भी और पुरुष को खाना चाहिए, तो शतावरी, आंवला, आंवला का भी सीजन है तो सब लोग आंवला का सेवन करिए। गोक्षुर, अश्वगंधा, कपिकच्छु, विदारी, यष्टि मधु, जिसको मुलेठी बोलते हैं, बला, पिपली, वंशलोचन, सिंघाड़ा, दुर्वा, ये सब शुक्र को बढ़ाते हैं, स्त्री शुक्र को भी बढ़ाते हैं। और स्त्रियों को अगर मेंसेस कम आ रहा है, रक्तक्षय हो रहा है, तो स्त्रियों का जो आर्तव है, आर्तव जनन के लिए काला तिल का क्वाथ दें या फांट दें, और खजूर खाने को दें। जिनको स्कैंटी मेंसेस है, कम मेंसेस आ रहे हैं, उनको काला मनुका दें। और पालक जैसे हरी सब्जियां दें, अनार दें, दाडिम दें, और भिगोया हुआ अंजीर खाने को दें। तो इससे मेंसेस जो है, या बीट रूट का रस दें, उससे अच्छा आर्तव होने लगता है। इसी तरह से आंवला और अंगूर, इसको ज्यादा से ज्यादा दें। और धात्री रसायन दें, मंडूर भस्म दें, स्वर्ण माक्षिक भस्म दें, गुलाब से बनाया हुआ जो
गुलकंद है वह दें। पुरुषों को गोक्षुरादि चूर्ण, शतावरी आदि चूर्ण, घी और शहद के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यष्टि मधु चूर्ण दें तो शुक्रवर्धन बहुत अच्छा होता है। और दूध के साथ दें, अनुपान के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपत्य प्राप्ति के लिए चरक संहिता में जो जाति सूत्रीय नाम का अध्याय बताया है, उसमें बताया है कि शरीर की शुद्धि होने के बाद ही स्त्री पुरुष को अच्छा आहार विहार देकर ही समागम करना चाहिए। तो हमें हर चिकित्सक को, आयुर्वेद के चिकित्सक को चरक संहिता का, शारीरिक स्थान का जाति सूत्रीय अध्याय को फॉलो करना चाहिए। उप ऐसा बोला है शारीरिक स्थान में जाति सूत्रीय अध्याय में कि उपाचरेच मधुर औषध संस्कृताभ्याम घृत शिराभ्याम पुरुषम स्त्रियम तु तैलमाशाभ्याम। मतलब पुरुष को मैथुन करने के पहले मधुर औषधि से सिद्ध किया हुआ घी, जैसे शतावरी घृत, अश्वगंधादि घृत, विदार्यादि घृत, कुष्मांडादि घृत, ऐसे जो सिद्ध घृत है जो मधुर रस औषधियों से सिद्ध है, और दूध का सेवन करना है। स्त्री को तिल तेल का थोड़ा सेवन करना है या बस्ती लेना है, और उड़ीद का सेवन करना है। तो इससे दोनों को जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए वो ज्यादा बढ़ जाता है। पुरुषों को शतावरी, यष्टि मधु, काकोली, शीर काकोली, विदारी या च्यवन प्राशाव ले ब्रह्मचर्य पालन करके, थोड़ा वमन और विरेचन करके, या फिर लघु वमन लघु विरेचन करके, या अनुलोमन करके शतावरी घृत का प्रयोग करें, च्यवन प्राशावले का प्रयोग करें, ब्राह्मी, कोष्ठ कुलिंजन या फिर वचा, इससे सिद्ध क्या हुआ, सारस्वत घृत का भी सेवन करें। माइंड को भी अच्छा करता है, इसलिए सारस्वत घृत का सेवन करें। और वृक्ष शीर बताया, मतलब दूध जो है जिसमें हम शीर पाक बनाते हैं, जैसे जिसमें खजूर है, सिंघाड़ा है, उड़ीद है, कपी कच्चू का बीज है, शुक्र पोषक द्रव्यों से सिद्ध शीर पाक सेवन करने को स्त्री और पुरुष दोनों को देना चाहिए। गोक्षुर पाक दें, गुड़ कुष्मांडा उल्लेख दें, प्रकृति के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से, डाइजेशन कितना है उस हिसाब से डोज को निर्धारित करके दें। स्त्रियों को गर्भाशय को बल देना है, इसलिए शतावरी कल्प दें, अशोकारिष दें, अशोकादि घृत दें, कल्याणक घृत दें, और मूंग और उड़ीद का लड्डू खाने के लिए दें। दूध, चीनी और केसर, इलायची डाल के उड़ीद का खीर बना के दें। तो ये सब जब देते हैं ना, उसके बाद जब स्त्री शरीर में जब हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगर दें, और वेद मंत्र, सामवेद की ऋचाएं, विशिष्ट राग, विशिष्ट संगीत, वीणा वादन, ये सब सुनने के बाद अगर हम मैथुन के लिए बोलें, जहां पे मन प्रसन्न हो गया है, बहुत ज्यादा मन आह्लादित है, सौमनस्य है, तो गर्भ धारण होने में बहुत इजी हो जाता है। उसी तरह से संगीत करें, फिर ध्यान ओंकार का जाप करें, और तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो गर्भाधान के पहले शरीर में तीनों दोषों को संतुलन करने के लिए स्त्री और पुरुष को पंचकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। रक्त धातु का पोषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रस और रक्त से आर्तव बनता है। इसीलिए खाने में खजूर, काला मनुका, पालक जैसे हरी जो पत्ते सब्जियां हैं, अनार, अंजीर, इसका सेवन बहुत जरूरी होता है। मन को और शरीर को, स्त्री का शरीर जो है वो हार्मोनल बैलेंस हो, इसलिए संगीत सुनना बहुत जरूरी होता है। चिंता, शोक, चिड़चिड़, निराशा, डिप्रेशन, इन सब से, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। और नकारात्मक भावना जहां आती है, जो परिवार में रहने से, या जो इलाके में रहने से, या ऑफिस के काम में जहां पे निराशा आती है, नकारात्मक निगेटिव एनर्जी आती है, वहां से हट जाना चाहिए। और शरीर शुद्ध करने के बाद अगर गर्भाधान का निश्चय किया जाए, तब वो बहुत अच्छा फायदा देता है। ये मैंने चिकित्सा भी बताया अभी। बाकी कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, प्रशांत भट्ट जी, महेंद्र सर कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर अमन भारद्वाज मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए आप इस टॉपिक पे। कंचन मैम बोलिए, आप जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए, शशि मैडम बोलिए। हाँ बोलिए सर। जितेंद्र मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। आप ना आयुर्वेदिक आईवीएफ सेंटर खोल दीजिए सर। ऐसा हम्म। लिखिए कि आयुर्वेदिक आईवीएफ सेंटर, लेकिन आईवीएफ नहीं बोले वहां पे। ये आईवीएफ से अच्छा है कि यहाँ पे गर्भ संस्कार, ऐसे कुछ तो ऐसे बोर्ड लगा के कर दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है हाँ सर। सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए। सर, बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही नॉलेज हुआ। कंचन मैम ने भी काफी अपने केसेस के बारे में जो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर मतलब करे हमारे साथ, और आपने बहुत डिटेल में बताया सर। थैंक यू सो मच। जी।
कंचन मैम आप कुछ बोलिए, शशि मैम बोलिए आप प्लीज। अभी कंचन मैम अगर बोल रहे हैं तो बोले, अदरवाइज सर सेशन तो बहुत अच्छा था, और मतलब ज्ञानवर्धन भी होता है और चीजें बहुत सारी अलग एंगल से देखने का फिर आइडिया लगता है। थैंक यू सर। जी। तो कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए फिर। जी सर। आपने बहुत अच्छा बता दिए, सभी कल्प बता दिए, पर मैं जो यूज करती हूँ मैं बताती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे शिवलिंगी बुब्बीज, पुत्रजीवक गिरी, और फलग्रुत, स्त्री रसायनवटी, नारी सुधा, नारी कांति, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, वसंत कुसुमाकर, स्वर्णमाक्षिक भस्म, मोती पिष्टी, रजत भस्म। मतलब ये जैसे जैसे कंडीशन होगी वैसे वैसे इसे यूज किया जाता है सर। और दशमूलारिष्ट भी मैं बहुत यूज करती हूँ, कुमारियासो भी मैंने यूज किया है। बस हमें पेशेंट को देख के उसके हेतु सेवन क्या हो रहा है और वो किस टाइप से संप्राप्ति बना रहा है। मतलब मोटा पेशेंट है तो हमें हाँ जरूर सोचना है कि उसकी ओबेसिटी कम करे, और उसके साथ फिर थोड़ी जैसे दीपन पाचन करा के उसका शोधन भी जरूरी होता है ऐसे पेशेंट में, और फिर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करें कि हमें कहाँ पे जाना है। तो फिर ओबेसिटी में हमको वहां पे वेट रिडक्शन भी जरूरी होता है, वहां पे हमें फिर उसको लेखन वस्ती भी देनी पड़ती है। मतलब ये सब करके फिर हमारी एक नॉर्मल जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहां पे अगर हम वैसे इस टाइप से हम हमारा डिजाइन बना दे पेशेंट के मेडिसिन का, तो हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि रूबेला पॉजिटिव आ रहा है तो हमें यहाँ पे रक्त दोष मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रक्त मोक्षण के लिए भी सोचना है। मतलब पंचकर्म का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल मिलेगा, क्योंकि शुद्धि होना बहुत जरूरी है, स्त्री बीज की और पुरुष बीज की भी। क्योंकि सीमेन, अगर सीमेन में भी प्रॉब्लम है तो स्त्री बीज अच्छा रहेगा, तो वहां पे इनफर्टिलिटी जरूर रहेगी। या फिर इनकेस क्वालिटी अच्छी नहीं है स्पर्म की और ओवम की, तो बच्चे में विकृति पैदा हो जाएगी। तो हमें बहुत अच्छे से सोच के समझ के शुद्धि करके हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अगर मानस दोष है तो वहां पे हमें मेधावटी, ब्राह्मी चूर्ण, शंखपुष्पी, मेमोग्रिट, मेधा क्वाथ है, सारस्वतारिष्ट है। बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास, खजाना ही है, मतलब आयुर्वेद की दवाइयों का खजाना है हमारे पास। बस हमें सिचुएशन देख के, पेशेंट की कंडीशन देख के, उसका बल देख के, सब जैसे हम आयुर्वेद के हिसाब से पेशेंट को देखते हैं उस टाइप से हमें देख के ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट में जैसे कि 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा ही नहीं है, तो इसमें मानस दोष हमें पक्का मिलता है। क्योंकि इतना साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोचते बैठती है फीमेल घर पे कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे डिप्रेशन में भी जाती है बहुत सारी फीमेल्स। तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि पेशेंट का मानसिक कंडीशन क्या है। हमें ये भी देखना है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे या नहीं रह रहे। उन्हें थोड़ा सा चैंटिंग के बारे में, मतलब देव व्यप्रश चिकित्सा के बारे में भी हमें समझाना पड़ता है। हम पूरा अच्छे से उनको समझा के पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे के हम भेजे, और हमारे मन में भी अच्छा भाव हो उनके लिए, तो पेशेंट में जरूर सफलता मिलती है सर। जी सर। जी। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे, और कल मैं फीमेल इनफर्टिलिटी पे और डीप में कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब हम लोग अभी तो ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, कभी लाइट पढ़ रहे हैं, कभी डीप पढ़ रहे हैं, कभी लाइट में जा रहे हैं, मतलब फिर बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। तो इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे, वो दिमाग में वो बातें रहती हैं, फिर जब पेशेंट आते हैं तो हमें दिमाग में क्लिक होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हेतु है, ऐसा लक्षण है, ऐसे अंशांश कल्पना से सोचना है, ऐसे चिकित्सा देनी है। तो ये हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।